The Business Leader with संदीप बखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप बखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं बलदेव सिंह भाटिया जी। भाटिया जी से चर्चा करेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत के विभाजन की पीड़ा से जन्मी छत्तीसगढ़ में एक प्रेरणादायी कहानी। यह है बलदेव सिंह भाटिया की यात्रा, जिनमें शिक्षा, खेल और सेवा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। विभाजन के समय विस्थापित होकर डोंगरगढ़ पहुंचा उनका परिवार मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा की मिसाल बन गया। बचपन से खेलों और सहयोग की परंपरा में पले बड़े बलदेव सिंह भाटिया ने अपने जीवन को समाज और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। रायपुर में डीपीएस स्कूल की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा की नई रोशनी जलाई। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ और ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़कर प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं बलदेव सिंह भाटिया से, जो सचमुच छत्तीसगढ़ खेल जगत की धड़कन, शिक्षा का प्रतीक और सेवा की जीवंत मिसाल हैं। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ है बलदेव सिंह भाटिया जी। भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है द बिजनेस लीडर में आपका। बहुत धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। आज बलदेव सिंह भाटिया, सामाजिक स्तर की हम बात करें, चाहे शिक्षा जगत की बात करें, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताना चाहूँगा जी। हमारा परिवार जो है वो पार्टीशन में 1947 या 48 की शुरुआत में डोंगरगढ़ आया। कुछ महीने अमृतसर रहे, फिर उसके बाद डोंगरगढ़ आए। तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जो राजा थे खैरागढ़ डोंगरगढ़ के, वो वाकई राजा थे काफ़ी दिल के, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया। तो मेरे फादर उस समय 12-13 साल के रहे होंगे, 11-12 साल 13 साल के रहे होंगे। तो दादाजी वहाँ आए तो मामा जी लोगों ने उन्हें वहीं बुला लिया कि आइए, यहाँ पर राजा साहब ने अपने जंगल जो है वो सबको दे रहे हैं, सिखों से उनका एक विशेष प्रेम है, तो आप लोग यहाँ आइए। और काम करके कमाने के बाद उनको पैसे वापस करने थे, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो यहाँ आए। उस समय मेरे फादर जो है 12-13 साल के थे और उनकी छोटी 2 बहनें थीं और बाकी मेरे चाचा, और जो से चाचा भी हमारे 1-8-1.5 साल के उस समय रहे होंगे। उसके बाद बाकी बच्चे हुए हमारे चाचा बुआ, वो यहाँ आने के बाद। तो चूंकि फॉरेस्ट का काम था उनका, उन्होंने जंगल दे दिए थे। उस समय आजीविका के नाम से काफ़ी मेहनत की। जंगलों में सुबह निकल जाना 4-5 बजे साइकिल से, 6-7 बजे वहाँ पहुँचने के बाद, काम करने के बाद 8-9 बजे घर लौटते थे। तो उसी श्रृंखला में जीविका चलती रही। जब पहुँचे थे तब तो सब कुछ लुटा कर आए थे। तो धीरे धीरे चलते हुए परिवार, चाचा बड़े होने लगे, बाबूजी बड़े होने लगे, पढ़ने लगे। तो चूँकि उस व्यवसाय को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो हमारी शुरुआत हुई उसको आपको बताना जरूरी है। सामाजिक रूप से उसे चाहे किसी भी नज़रों से देखा जाता हो, पर वो हमारी आजीविका का साधन उस समय बना। तो लीकर का काम उस समय गवर्नमेंट सॉल्वेंसी से देती थी, जिनकी गुडविल है या कुछ है। तो उन्होंने ही, राजा साहब ने ही वहाँ कह के सॉल्वेंसी के 1-2 लाइसेंस भी दिलवा दिए, चूँकि परिवार बड़ा हो रहा था। तो उन चीज़ों को, फॉरेस्ट का काम चलता रहा, फिर साथ साथ में ये काम चलता रहा। और वहाँ से मेरा ख्याल है 15 साल 16 साल डोंगरगढ़ में रहने के बाद में फिर राजनांदगांव आना हुआ, क्योंकि उधर दल्ली राजरा और उस तरफ दुर्ग इलाके में इधर जब काम होने की वजह से डिस्टेंस हो जाता था। तो राजनांदगांव एक ऐसा प्लेस था, सेंटर हो जाता। तो फिर राजनांदगांव शिफ्ट हुए। वहाँ हमारे एक मेरे मित्र भी रहे, क्योंकि बचपन से पहला मैंने उन्हीं का चेहरा देखा, ललित ठक्कर जी। उनके मकान में हम किराए में रहे 4-6 साल। फिर दादा ने अपना धीरे धीरे मकान बनाया, तो काफ़ी धीरे धीरे सक्षम होते चले गए। शिक्षा की हम बात करें तो राजनांदगांव से बड़ा आपका जुड़ाव रहा है। राजनांदगांव में आपकी शिक्षा हुई है। तो शिक्षा के समय से ही आप कहीं ना कहीं खेल से जो है आपकी जो रुचि रही है, इंटरेस्ट रहा है, वो दिखने लग गया था। अब मैं शुरू में खिलाड़ी रहा हूँ। क्या खेलते थे आप? स्टेट हाई स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस।
इसको मैंने मतलब काफ़ी मेडल भी लिए हैं, काफ़ी डिविजनल स्टेट तक मैं गया। अब चूंकि दादाजी का बंधन होता था, उनको मुझसे बहुत मोहब्बत थी, तो मुझे ज़्यादा दूर जाने नहीं देते थे। तो स्टेट चैंपियनशिप अगर इंदौर में हो रही है तो नहीं जाना है। तो खैर जो भी है, तो मेरा खेलों से काफ़ी जुड़ाव रहा। और दादाजी का ये रहता था कि चूंकि मैं खेलता था, तो वो अपने हमारे पूरे ग्रुप में या स्कूल में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो प्रिंसिपल उनसे बात करते थे और वो उसको पूरा कर देते थे। उसके बाद मुझे गेम्स कैप्टन बना मैं पहली बार 10th स्कूल में मुझे गेम्स कैप्टन बनाया गया, अनअपोज बना मैं, सबकी सहमति से मुझे गेम्स कैप्टन बनाया गया। उस समय मैं बैडमिंटन टेबल टेनिस खेलता था जी। तो स्पोर्ट्स से चूंकि मेरा लगाव था जी। और मन में ये भावना थी, दादा को देखा, अपने फादर को देखा कि अपने साथ के लोग भी उस तरीके से साथ में डेवलप होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो जो भी लोग खिलाड़ी थे या कोई थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना था जो, तो उसको शुरू से प्रमोट किया गया। दादा ने पार्टीशन में आके यहाँ तकलीफ देखी, फादर ने 12-13 साल की उम्र से काम किया। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, क्योंकि काफ़ी सक्षम हो चुके थे और काफ़ी धनाढ्य हमारा परिवार हो चुका था। उस समय भी हमारे यहाँ गाड़ियाँ और वगैरह सब सारी व्यवस्था थी जब मैं पैदा हुआ। तो मैंने सब अच्छा ही अच्छा देखा। मैं तो एक बाकी कहानियाँ सुनी हुई आपको बता रहा हूँ, जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली। तो उन्होंने जो भी साम्राज्य बनाया, फिर मेरी वहीं एजुकेशन हुई। एजुकेशन के साथ साथ में हमारे यहाँ एक लायंस क्लब बना, उसमें लियो क्लब की स्थापना हुई उस समय। फिर लियो क्लब में मैं प्रेसिडेंट बना, हमें कई आउटस्टैंडिंग और बेस्ट प्रेसिडेंट के और ये सारे अवार्ड भी मिले। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई, व्यापार भी बढ़ा, व्यापार का दायरा भी बढ़ा। चूँकि हमारी जॉइंट फैमिली चाचा ही, तो फैमिली ने सारा बिजनेस संभाल लिया। 1984 में फिर मेरी शादी हुई और उसके पहले मैंने भी फॉरेस्ट का ये जो बांस होते हैं इनके ऑक्शन में जाके मैंने वो वाला काम शुरू किया था जी। क्योंकि एक नई लाइन शुरू करनी थी, बाहर जाना नहीं था। इंडस्ट्री का कोई ऐसा वहाँ पर उस पीरियड में आज से 40-42 साल पहले कोई ऐसा नहीं, सोच भी नहीं थी, स्कोप भी नहीं था। तो उस काम को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और इनडायरेक्ट मैं जो हमारे समाज परिवार के जो दूसरा बिजनेस साथ में था लेकर का, उसमें मेरे लायक जो भी सहयोग होता था। और हमारे परिवार ने अगर लेकर बिजनेस को भी आगे बढ़ाया या उस लेवल तक फादर का नाम रहा या सब रहा, तो आप ये देखेंगे कि लिकर बिजनेस को अगर पूरे हिंदुस्तान में, चाहे यूपी में, चाहे मध्य प्रदेश में, झारखंड, बिहार में, छत्तीसगढ़ में कहीं भी देखेंगे तो उसको एक लिकर बैरन या एक डॉन के रूप की आपको छवि नजर आएगी, जो उस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। पर हमारे परिवार ने, न समाज ने हम कभी ये महसूस होने दिया, न उस तरह के कार्य हमने किए। तो हमारे से जुड़े लोगों ने कुछ उस तरह की अगर कार्रवाई है उसमें, तो हम लोग अपने आप को विड्रॉ कर लेते थे उसमें। उसका कारण ये रहा कि और भी लोग डेवलप हो गए जो सब तरह के काम कर लेते थे। तो साथ साथ में हमने दूसरा बिजनेस साइड डेवलप किया और चूंकि काफ़ी सक्षम स्थिति में रहे जी, तो पैसे के लेकर कभी उतनी दिक्कत या तकलीफें रही नहीं। तो फिर रायपुर शिफ्ट हुए। 1984 में शादी के बाद फिर फॉरेस्ट का काम करते रहे। उस काम को करते करते और सामाजिक रूप से मेरा जुड़ाव, चूंकि लियो क्लब के कारण, उदय चलकर सामाजिक रूप से हम लोग काफ़ी जुड़ते चले गए। और हमारा एक स्मार्ट क्रिकेट क्लब था वहाँ राजनांदगांव में। तो एक संस्था थी, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा, उसमें JB सिंह हमारे हेड हुआ करते थे, जो बाद में राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। अब वो यहाँ नहीं है। तो उसमें कॉलेज में नाटक करना, ये सारी चीज़ें, और उसी में हमने एक टीम बनाई थी स्मार्ट क्रिकेट क्लब। तो हम लोग ग्राउंड में जाके, उस समय वो दरी वाला बिछाना था, वो सब जाके खेलते थे। जी जी। तो ये व्यवस्थाएं हमारी राजनांदगांव में, और सामाजिक कार्यक्रम बहुत होते थे। अगर आप उस समय का इतिहास उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश था जी, लेकिन उसके बावजूद राजनांदगांव की एक अलग पहचान थी। मैं कई साल तक हॉकी का प्रेसिडेंट रहा वहाँ पर, और चूंकि हॉकी इंटरनेशनल लेवल पे होती थी, बिल्कुल,
राजा सर्वेश्वर दास जी के नाम पे, और आज भी हो रही है। मेरे ख्याल से 75-80 साल हो गए होंगे। बिल्कुल 75 साल हो गए। तो आज भी प्रथम पुरस्कार हमारे दादाजी के स्मृति में ही जाता है वहाँ। उससे फिर जुड़ गए, उससे जुड़ के उस प्रोग्राम को चूंकि गवर्नमेंट और लोकल संस्थाओं के द्वारा होता था, तो उसको बहुत अच्छी से हम लोगों ने मेंटेन रखा, क्योंकि उस समय हॉकी का जोर भी था जी, हम खिलाड़ी थे, हमें शौक भी था। तो ये प्रोग्राम उस समय मतलब मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आपको शायद इस बात का पता हो, ध्यानचंद जी भी हमारे ग्राउंड पे खेले। बिल्कुल जी जी। तो उस समय अगर राजनांदगांव का टूर्नामेंट होता था, वो मतलब इंडिया में उसका लेवल था। राजनांदगांव को हॉकी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता। तो ऐसी कोई टीम नहीं थी हिंदुस्तान की, चाहे वो अपना एयर इंडिया की टीम हो हॉकी की, चाहे वो बीएसएफ की टीम हो, ऐसी सारी टीमें जो इंडिया लेवल की है। और उसमें ओलंपियन, हमारे यहाँ से एक ओलंपियन भी हुए जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया। मतलब इस लेवल के टूर्नामेंट्स हमारे राजनांदगांव में, और हमारे राजनांदगांव का नाम उस समय से संस्कारधानी पड़ा। संस्कारधानी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा थी कि हम राजनांदगांव में रहे। हमने छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का कभी सोचा ही नहीं जी। राजनांदगांव से रायपुर शिफ्ट हुए जी। मेरा रायपुर आना जाना था कुछ व्यवसायी चीजों को लेके, और चूंकि हेड ऑफिस एक तरीके से रायपुर था, रायपुर ही था, तो फिर हेड ऑफिस हमने यहाँ बना लिया रायपुर में। रायपुर में हेड ऑफिस बनने के बाद फिर ये हुआ कि चूंकि मेरा हफ्ते में 3-4 दिन रायपुर ही रहना होता था, 5 दिन, तो दादी मदर, अब इन लोगों को ये फील होने लगा कि भाई गैप हो जाता है, 5-5 दिन में नहीं जा पाता हूँ घर पे। तो ये तय हुआ कि सारा परिवार जो है रायपुर, तो फिर हम रायपुर शिफ्ट हो गए। यहाँ आने के बाद लोग मुझे राजनीतिक रूप से भी जुड़ा हुआ देखते हैं, हालांकि मैं राजनीतिक रूप से वैसा नहीं जुड़ा हूँ, पर संबंध आपके सभी संबंध सबसे है मेरे जी। मुझे 1-2 बार टिकट का भी ऑफर हुआ अलग अलग पार्टियों से, दोनों बड़ी पार्टियों से था। तो मैं, हमारे पिताजी और मेरी वाइफ आ चुकी थी, वो इसके खिलाफ थी कि अभी सब आपको चाहते हैं, सब आपसे मिलते हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं जाना चाहिए जी। तो हमेशा ये बात हमारे परिवार के साथ जुड़ी रही और बहुत सम्मान मिला। जब शिक्षा की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, गुणवत्ता की बात होती है कि शिक्षा का जो मानक है उच्च स्तरीय होना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी, तो डीपीएस स्कूल जो है वो खोला जाता है, उसके पीछे आपकी क्या धारणा थी, क्या उद्देश्य था? देखिए, अगर आप शिक्षा की बात करें, स्पोर्ट्स का तो मैंने बता दिया आपको जी, अभी क्रिकेट पे भी आऊँगा जी। शिक्षा में ऐसा हुआ कि बच्चे छोटे थे, राजनांदगांव में वो एजुकेशन सिस्टम, हम आगे फ्यूचर देख रहे थे कि जो कमियां हम में रह गई, आगे आने वाला समय वैसे नहीं है, तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो उस एजुकेशन में एक सिर्फ राजकुमार कॉलेज यहाँ पे रायपुर में हुआ करता था, उसमें भी लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम या वैसा कोई स्कूल था नहीं। तो 3-4-5 साल पढ़ाने के बाद में फिर मैंने बच्चों को बाहर भेजा, बेटियां भी बाहर गई। हमारे फादर मतलब फेवर में नहीं थे, पर उनको जब समझाया एजुकेशन को, पढ़ाई को वो भी बहुत महत्व देते थे, तो हमने बच्चों को जब बाहर भेजा और उनसे जो एक 6-6 महीना नहीं मिलना, एक जो दूरी थी, उस समय जब बच्चे को माँ बाप की जरूरत है और माँ बाप को बच्चे की जरूरत है, वो जो कॉम्बिनेशन था, दादा पोते को मिस कर रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन में हमको बड़ी तकलीफें होती थी कि एजुकेशन नहीं होने के कारण हमने अपने सारे बच्चों को बाहर शिमला पढ़ने भेजा। तो मन में कहीं ना कहीं ये खटकता था कि यार रायपुर में एक ऐसा एजुकेशन, स्कूलिंग कम से कम जरूर होनी चाहिए कि एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर तो उस समय डीपीएस के हेड मिस्टर कुमार करके थे, मुझे पूरा नाम नहीं याद, उनसे मैं उनको फ़ोन करवा के मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि अभी हमारी रायपुर में अभी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, ऐसा होगी तो हम इन्फॉर्म करेंगे। फिर भी मैं अपना एप्लीकेशन वगैरह बना के हमने वहाँ पे शिक्षांतर वेलफेयर सोसाइटी बना के वहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन लगा दी। और उसके बाद वो जब वैसा कुछ आया, मैं जब भी दिल्ली जाता था ऑफिस चला जाता था डीपीएस के सोसाइटी ऑफिस, और वो इतनी ईगरनेस सारी चीज़ें देख के उन्होंने हमको
अपॉइंट कर दिया कि ठीक है, हमको एफिलिएशन दिया। तो फिर हमने यहाँ डीपीएस खोला। उसके लिए मेरे साथ है विजय शाह भी उसमें डायरेक्टर हैं। हम दोनों जो है विजय शाह जी भी डायरेक्टर है हमारे साथ। हम दोनों ने ये देखा कि अब एजुकेशन में अच्छे टीचर्स थे, सब राजकुमार कॉलेज में थे और भिलाई में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उस समय। उस भिलाई का डीपीएस खुल चुका था और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। अब वहाँ पर चूंकि भिलाई स्टील प्लांट के ऑफिसर्स और जो उनकी पत्नियां थी पढ़ी लिखी थी, तो वो जाके वहाँ पे समय देती थी। तो कोई रायपुर आना नहीं चाहता था भिलाई से। और बाकी राजकुमार कॉलेज के जो काफ़ी अच्छे टीचर्स थे तो वो वहाँ थे। अब हमारे पास समस्या ये थी कि 2, 5, 7, 10 तो हम रायपुर से ले लेंगे, लेकिन उस हिसाब से रायपुर भी उस समय इतना डेवलप नहीं था कि अच्छे एजुकेशन के लिए मैं ये मानता हूँ कि अच्छी बिल्डिंग में ही मतलब अच्छे टीचर्स चाहिए, शिक्षक जो है बहुत सही बात जी। तो फिर विजय शाह डायरेक्टर थे, मैं हम दोनों हम जमशेदपुर, क्योंकि जहाँ जहाँ अच्छे स्कूल थे, जमशेदपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, बॉम्बे, पूना, हम लोगों ने सब जगह विजिट करके ऐड निकाल के वहाँ इंटरव्यूज लिए। पर उस समय तक ये हालात थे कि लोगों का ये मानना था कि छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सलाइट बेल्ट है, उनको ऐसा लगता था कि रायपुर भी उसी में आता है, तो कोई आने नहीं चाहता था। फिर हम लोगों ने एक दूसरी स्कीम ये निकाली कि आप लोग विजिट करने आए, जिसको जिसको सेलेक्ट किया उनको टिकट दिया, आप आइए, रहिए, 2 दिन यहाँ रहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आने जाने खर्चा जो है वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपको, आप वापस चले जाइए, छुट्टी लेके आइए आप। तो टीचर्स आने लगा। आप मानेंगे नहीं, 90% टीचर्स या 92%, बाकी किसी रीजन से उनका ट्रांसफर हो गया या बच्चे लोग, कोई ऐसा 2, 4, 5% है, उस हर टीचर ने यहाँ ज्वाइन किया जिनको हमने सेलेक्ट किया था। और यहाँ आने के बाद आज वो यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने मकान भी यहाँ बना लिया। उनको ये समझ में आया कि दूर से जो सुनते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में जी, पर उनको ये समझ आया कि यहाँ कितने लोग हैं सीधे, सिंपल, सरल, और पोटेंशियल है छत्तीसगढ़, तो आगे बढ़ ही रहा है। रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। कितने वर्ष हो गए डीपीएस स्कूल को? अब 21 साल हो गए, लगभग 21 से 22 साल हो गए। उसके बाद फिर अभी हमें ये दूसरा स्कूल भी उन्होंने ऑफर किया कि अगर ये साइज हो जाता है शहर का, तो एक नए रायपुर में स्कूल का उनका ऑफर था। तो उन्होंने कहा कि भाई पहला ऑफर आपके पास है, और वो चाहते थे कि हम खोलें, क्योंकि जब से हमारा स्कूल खुला है डीपीएस के ही कई अवार्ड हमारे स्कूल ने लिए, हमारे बच्चों ने कई नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड जीते हैं जी। और वो नो प्रॉफिट वाले सेटअप में हम लोग कि, और स्कूल है भी वैसी, उस में हमें कुछ उससे कमाना नहीं, उसका पैसा स्कूल पे ही लगता है। और आज आप अच्छे से अच्छा स्कूल देख लें, आज हमारा स्कूल है जिसको पिछले कई सालों से 7th पे कमीशन पे हम पेमेंट कर रहे हैं। हमारे टीचर्स को 7th पे कमीशन का स्किल मिलता है। बहुत अच्छा। आपने पास के कोई गांव को भी आपने गोद हाँ दिया? एक वहाँ हमारे स्कूल के पास, मरिया के पास एक छोटा गांव था जी, उसको फिर हमारे स्कूल की तरफ से हमने गोद लिया जी। वहाँ पे कैसे साफ सफाई से रहना, क्या हाइजीन होना, किस तरह से उनको एजुकेट करना, एक जो अधेड़ व्यवस्था के लोग हैं जो पहले नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए फिर हमारे क्लासरूम्स में हमारे प्रिंसिपल और जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो लोग उनको दोपहर को भी क्लासेस लेके उन लोगों को पढ़ाते रहे, बच्चों को अलग से क्लासेस देके पढ़ाते रहे। तो इस तरीके से उस गांव को टोटली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टोटल में जो एक यथाशक्ति किया जा सकता था, वो व्यवस्था भी हमारी स्कूल से चालू है। बलदेव सिंह भाटिया जी से ओलंपिक की बात ना हो तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आपने बहुत कुछ दिया ओलंपिक के माध्यम से। शुरुआत कैसी हुई, आप कैसे जुड़े ओलंपिक संघ से? ओलंपिक में ऐसा था कि चूंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऑलरेडी क्रिकेट में था उस समय जी, और क्रिकेट के जिस तरह की बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे थे और जिस तरीके के कार्य हो रहे थे, हमारे पास बीसीसीआई की कोई उस समय एफिलिएशन नहीं था, तो फंडिंग नहीं थी, तो हम अपने लेवल पे फंडिंग करके बच्चों का कोच, ग्राउंड, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल करा के बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि स्टेट अलग होने के बाद में हमारे बच्चे जो है वो रणजी टीम पे नहीं आ पा रहे थे।
तो हमने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। और चूंकि हम क्रिकेट में हमारा काम काफ़ी अच्छा बढ़ चुका था, तो डॉक्टर साहब रमन सिंह जी जब सीएम थे तो उनको ये लगा कि उनके पास तो और बहुत सारे काम थे, तो उन्होंने महासचिव मुझे बनाया। मुझे बुला के कहा कि आपको ये कार्य करना है। तो मैंने कहा साहब व्यापार से इन सब चीज़ों से कितना मैं समय निकाल पाता हूँ। बोले नहीं आपको करना है। तो ठीक है, वो एक तरीके से उनसे भाईचारा भी है, प्रेम पूर्वक आदेश भी था उनका, तो उसको शुरू किया। फिर ओलंपिक में ये हुआ कि यहाँ पे जो ओलंपिक के अवार्ड दिए जाते हैं उस पे आप देखेंगे कि मेरे समय में उसमें काफ़ी चेंजेस हुए। पहले जो सही व्यक्ति है जिसको वो अवार्ड मिलने चाहिए, अलग अलग तरह के अवार्ड थे, वो उनको नहीं मिल पाते थे। कुछ सिस्टम में, कुछ पॉलिसी में गड़बड़ थी। वो पूरी पॉलिसी या पूरे सिस्टम जो भी चेंज हुए हैं, ओलंपिक, नॉन ओलंपिक और छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स, जो छत्तीसगढ़िया हमारे खेल हैं, इनको 2-3 कैटेगरी में बांट के अवार्ड सिस्टम की व्यवस्था वो हमारे डॉक्टर साहब के और हमारे कार्यकाल में हुई। और जो बेस्ट पॉसिबल था उसमें भी ये होता था कि हमको ओलंपिक से पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, फिर 3 लाख रुपए मिलने। तो उस पे भी आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक जैसा खेल जिसके अंदर 40, 42, 46 खेल हैं, उसको करने के लिए किस तरीके से, तो यथाशक्ति जहाँ पर भी था फिर वो सारी चीज़ें हम डेवलप करने लगे जी। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को अगर आप मीडिया में अगर आप निकाल के देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस कार्यकाल में कितना काम हुआ। इसकी चर्चा होती भी है, पूरे देश में होती है, क्योंकि बड़े बदलाव हुए, लाभ भी मिला। हाँ, लाभ भी प्रदेश की बात करें, देश के खिलाड़ियों की बात करें, तो वो ऊपर ओलंपिक की मीटिंग्स में सेंटर से भी फिर हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा जी। तो एक बार जब आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर आपको करना तो पड़ता है, करना समय निकाल के जी। और क्रिकेट चूंकि मेरा एक जी अलग एक कोर उनके प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति एक अलग भाव है, खिलाड़ियों के प्रति मेरे मन में भाव रहा है, तो मैं बड़े चाव से इस बात को करता था। मुझे बड़ा आनंद भी आता था क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। और साथ साथ में फिर क्रिकेट का करते हुए एफिलेशन हमको मिला 2008 में एसोसिएट मेंबरशिप। एसोसिएट मेंबरशिप ऐसी होती है कि उसका मिनिमम पीरियड है कि एसोसिएट मेंबर आप बीसीसीआई के रहेंगे, उसके 5 साल बाद ही आपको फुल मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद आपके बच्चे रणजी खेल सकते हैं और आपको वोट पावर मिलता है। तो जब एसोसिएट मेंबरशिप बनी, तो जब एफिलेशन मिला हमको, तो 32 या 34 साल में बीसीसीआई ने सिर्फ एक यूनिट थी छत्तीसगढ़ की जिसको एफिलेशन दिया। बहुत उस समय बिहार और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी पेंडिंग थे जो हमसे पहले से एसोसिएट मेंबर थे, उनको फुल मेंबरशिप नहीं मिली, वो हमको मिली। फिर अब हमने हमारे प्रदेश को मिली। अपने प्रदेश को मिली। और आज आप देखेंगे हमारे प्रदेश के बच्चे आईपीएल भी खेल रहे हैं। आईपीएल भी खेल रहे हैं जी। और अभी दिलीप ट्रॉफी में हमारे बच्चों का चयन हुआ। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो होते हैं इंडिया लेवल में एंट्री होती है उसमें, तो हमारी टीमों ने आंध्रा को भी मारा है, रेलवे को भी मारा है, बॉम्बे को भी मारा है, गुजरात को भी मारा है, यूपी तक को। तो हम, और दूसरा हमने ये किया कि इनिशियल हमारी कोशिश ये रही कि हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को डेवलप। आज अगर थोड़ा सा हमें समय लग रहा है ना, तो उसका कारण ये है कि बाकी टीमों में वो करते थे उस प्रदेश का लड़का अच्छा तो उसको ले आओ, इस प्रदेश का लड़का अच्छा ले आओ और टीम बना लो। हमने वो काम नहीं किया। अगर हमने किसी अच्छे प्लेयर को लाया भी वहाँ से, तो सिर्फ इसलिए लाया कि हमारे बच्चों को कोचिंग मिल सके, ग्रोथ हो सके और एक ऐसा कैप्टन मिल सके जो उनको। लेकिन हमारा पूरा फोकस पहले भी छत्तीसगढ़ के बच्चों पे था और अभी भी छत्तीसगढ़ के बच्चों। बहुत अच्छा। नहीं, हम भी चाहते हैं कि आपके इन प्रयासों से जो है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हमारा छत्तीसगढ़ जिस तरीके से स्टेडियम की बात हम कर रहे हैं, यदि उस तरीके से वो डेवलप होता है तो कहीं न कहीं पूरे देश में राजधानी का नाम भी होता है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का नाम होता है। बलदेव सिंह भाटिया जी, आप जो है अपना समय जितना व्यापार और स्पोर्ट्स पे लगाते हैं, उतना ही सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में जो सिख समाज की बहुत सारी कमेटियों से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएं। चूँकि पारिवारिक व्यवस्था वैसी रही, हमारे दादाजी भी, फादर भी राजनांदगांव गुरुद्वारा साहब में वो कई साल, मतलब जब तक जीवित रहे वो अध्यक्ष रहे अनपोस, तो लोगों का काफ़ी एक्सेप्टेंस था उनके लिए जी।
चूंकि राजनांदगांव में एक इकलौता गुरुद्वारा है और एक ही संस्था व्यवस्था है, तो वहां पर तो जो होता है उससे ही करना है। और दूसरी छोटी छोटी कमेटियां हैं। रायपुर में काफी कमेटियां भी हैं और गुरुद्वारा लेवल पे उस लेवल पे काम चल रहा है। अभी सबकी सोच में परिवर्तन हुआ है कि जो फंड आ रहा है या जो भी चीजें हैं उसमें बिल्डिंगें कम बनाई जाए और उसमें सेवा कार्य, जैसे अभी हमने पंजाबी सोसाइटी, हमारी छत्तीसगढ़ पंजाबी सोसाइटी है जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ सिख फोरम है उनसे जुड़ा हूँ जी। उसमें हम एक गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं। जो हमारे समाज की बच्चियां आती हैं यहाँ, तो उनको इधर उधर रहना पड़ता है, तो उसकी हमने शुरुआत की है कि अगर वो यहाँ काम करती हैं या यहाँ पढ़ने आते हैं तो उनको रहने के लिए एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण मिले। तो हमारा गुरु तेग बहादुर भवन में हम उस चीज की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज के कुछ बच्चे, गरीब बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फंड की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि जिसके भी फंड की व्यवस्था है उसकी एक कमेटी बनी हुई है। वो पूरा सर्वे करने के बाद में उस बच्चे को अगर फंड की जरूरत है और पढ़ने में ठीक है, रिजल्ट्स दे रहा है वो, और फंड का मिसयूज ना हो, क्योंकि समाज का पैसा है, तो उनको भी जरूरत पर, किसी गरीब बच्चे की शादी है, तो ऐसे 3-4 अभी फंड बना दिए हैं जिसमें सामाजिक रूप से हम उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ थे बिजनेस लीडर में बलदेव सिंह भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिजनेस लीडर में अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी योगदान है उसके विषय में आपने द बिजनेस लीडर में चर्चा की। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। The Business Leader with Sandeep